जय हिंद। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के ममलूक वंशों के बारे में। तो अब तक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ चुके हैं, आराम शाह को पढ़ चुके हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पढ़ चुके हैं और उसी के साथ रुकनुद्दीन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहराम, अलाउद्दीन और नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं रज़िया सुल्तान से। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में रुकनुद्दीन फिरोज़ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसे गद्दी से हटा दिया जाता है 1236 में, ना 7 महीने का तो उसका शासनकाल रहा था। फिर उसके बाद आती है रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बहुत ही विद्वान और योग्य लड़की थी। भले ही ये लड़की थी लेकिन इसमें जो शौर्य और सामर्थ्य था वो लड़कों जितना था। बाकी मध्यकाल में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम स्त्री थी, मतलब मुस्लिम शासिका थी। और इसने नवंबर 1236 से लेकर मार्च 1240 तक शासन किया था, लगभग 3.5 साल तक। जिस समय सिंहासन पर बैठी थी उस समय इसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई। जैसे कि सबसे पहले तो भैया कि ये एक स्त्री है और इस्लामी कानून के अनुसार कोई स्त्री सुल्तान नहीं बन सकती। इसकी वजह से जो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, खासकर उसमें भी जो उलेमा वर्ग होता है, वो इनके विरुद्ध हो गया था। दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है कि दूसरी समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती है कि रुकनुद्दीन फिरोज, उसके समय में ही बहुत सारे साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल चुकी थी। तो उसका निपटारा भी इसे करना था, क्योंकि इसे भी तो वही साम्राज्य मिल रहा है, तो निपटारा तो करना पड़ेगा उस समस्या का भी। तीसरी समस्या हमें देखने को मिलती थी कि अमीर वर्ग जो है, जिसे चहलगानी कहा जाता है, इसके पिता इल्तुतमिश ने चहलगानी बनाए थे 40 सरदार। तो वो जो थे वो एक स्त्री के हाथों कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। तो ये वाली समस्या भी इसके सामने उत्पन्न हो गई। चौथी समस्या हमें देखने को मिलती है कि राज्य के जितने भी सूबेदार थे, प्रांतीय सूबेदार, उन्होंने विरोध कर दिया, बगावत कर दी। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका खुद का वजीर कर रहा था। बाकी पांचवी समस्या हमें देखने को मिलती है कि अपने भाई, जो इसके रज़िया के और भी बहुत सारे भाई थे, ऐसा थोड़ी कि जो मर गए या फिर रुकनुद्दीन जो है इसके अलावा और कोई भाई नहीं था। रज़िया के और भी भाई थे, वो चाहते थे कि हम शासक बने, क्योंकि वो लड़के हैं तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि कोई एक लड़का नहीं बन पाया शासक तो हम बनेंगे, हम उसके लिए ज़्यादा हम उसके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक महिला, इनकी बहन शासिका बनी हुई है, यानी कि हमारा हक खा रही है, ऐसा उनके दिमाग में ख्याल आ रहे थे। तो ऐसे संकट में रज़िया सुल्तान ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया था और इन सभी समस्याओं का निपटारा किया था। तो अब इसकी जो समस्याओं का निपटारा किया था, यानी कि सफलताएं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसा हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि रज़िया ने कैसे बोला था ना कि अगर मैं जनता की बातों पर खरी नहीं उतर पाती हूँ, उम्मीदों पर, तो आप मुझे हटा सकते हो, पदच्युत कर सकते हो। तो ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? तो ये इसामी की एक किताब है, फुतुह-उस सलातिनी। तो उसमें हमें पता चलता है कि रज़िया ने समझौता किया था सिंहासन पर बैठने के लिए कि मैं अगर असंतुष्ट लगता है आपको मेरा साम्राज्य, मतलब मेरा शासन करना का तरीका जो है, आप अगर उससे असंतुष्ट होते हो तो आप मुझे पद से हटा सकते हो। मिनहाज और सिराज भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि रज़िया में बादशाह बनने के वो सारे गुण थे जो एक इंसान में होने चाहिए। प्रशासनिक गुण थे उसके पूरी तरह से विद्यमान थे, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? नारित्व। वो नारी थी, बस यही उसके लिए कमजोरी सिद्ध हो जाती है। अदरवाइज वो सारे गुण हैं उसमें जिसके लिए वो राजा बन सकती है, जिसकी मदद से। तो रज़िया की सफलताओं में पहली सफलता क्या थी कि प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह को कुचलना। अब रज़िया जब शासिका बनती है तो क्या होता है, उसके शासक मतलब सुल्तान बनने के बाद ही लाहौर, मुल्तान, हासी, बदायूं, यहाँ के जो प्रांत के सूबेदार थे ना, ये सारे इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, विद्रोह उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर। तो इल्तुतमिश के जो सबसे छोटा बेटा बहराम शाह है, यानी कि रज़िया का भाई, रज़िया का छोटा भाई, तो बहराम शाह क्या करता है, वो चाहता है कि मैं सुल्तान बनूं। तो इस इच्छा में वो राजधानी दिल्ली जो है उसको घेर लेता है। और ऐसे संकट में इसका जो वजीर था, रज़िया का वजीर था निज़ामुल मुल्क जुनैदी, वो भी विद्रोहियों के साथ जाके मिल जाता है। तो रज़िया ने देखा कि भाई एक तो मेरा वजीर भी मेरे पास नहीं है, ऊपर से मेरे पास सिर्फ कुछ 100 की सेना है, 1000 की सेना है, और सामने की तरफ तो लाखों की सेना खड़ी होकर आई हुई है मेरे सामने युद्ध करने के लिए। तो उसने ऐसी परिस्थिति में युद्ध से बचने का प्रयास किया। उसने क्या किया? कूटनीति का आश्रय लिया। उसने जो विरोधियों के गुट में सूबेदार बैठे हुए थे ना, 4 में से 2 को अपनी तरफ मिला लिया, यानी कि उनमें फूट डाल दी और 4 में से 2 को अपनी तरफ मिला लिया। और इस दौरान क्या हुआ कि उसने फिर घोषणा कर दी कि जितने भी बाकी के शेष विद्रोही हैं ना, उन सभी को जाके बिना युद्ध किए पकड़ लो। तो जैसे ही विद्रोहियों को ये बात पता चलती है कि भैया हमें पकड़े जाने वाला है, तो पकड़े जाने के बाद क्या हाल होगा वो भी उन्हें पता ही होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या किया, बिना युद्ध किए मैदान छोड़ के भाग गए। तो इस तरह से इसने जो प्रांतीय सूबेदारों का विद्रोह था उसको कुचल डाला। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि 4 में से जो 2 गवर्नर्स हैं वो रज़िया के पास चले गए थे। ऐसी कोई हमें पुष्टि नहीं देखने को मिलती है कि कौन से वाले गए थे, लेकिन हाँ, ये एक अफवाह के रूप में यूज़
यूज़ की जाती है कि रज़िया ने ये अफवाह फैला दी थी, क्योंकि जब जो इल्तुतमिश का वज़ीर था ना निज़ामुल मुल्क जुनैदी, जिसको आगे रुकनुद्दीन ने भी कंटिन्यू किया था और रज़िया ने भी कंटिन्यू किया था, रज़िया का भी वही वज़ीर था, तो वो भी विद्रोहियों के साथ जाके मिल गया था। तो उसने क्या किया कि इसके विरुद्ध जंग भी लड़ी थी और रज़िया को अपनी जान बचाकर भागना भी पड़ा था। उसके बाद इसने देखा कि वे बात नहीं बनेगी, तो रज़िया ने क्या किया, 4 में से 2 वज़ीर मेरी तरफ हो गए हैं, वज़ीर नहीं सच सूबेदार जो हैं, तो ये उसने अफवाह फैला दी थी। ऐसा भी एक तथ्य हमें देखने को मिलता है। तो अपने अफवाह फैला दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो विरोधी हैं उनमें आपस में ही फूट डलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि विरोधी थोड़ी ना जानते कि कौन सा वाला मिल गया है उसके सामने वाले के साथ जाके, रज़िया के साथ जाके। तो उनमें क्या हुआ कि आपसी द्वेष उत्पन्न होने शुरू हो गए और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। तो अविश्वास के कारण क्या हुआ, गवर्नरों ने राजधानी को खाली कर दिया। दूसरी सफलता थी इसकी प्रशासनिक सफलता। अब होता गया कि रज़िया जो है वो विश्वसनीय लोगों को उच्च पदों पर बिठाती है, और इसी दौरान एक बहुत ही अनोखी चीज़ होती है कि इससे पहले जितने भी पदों पर जो बंदे बैठते थे वो सारे तुर्क होते थे, ठीक है, तुर्क नस्ल वाले होते थे। लेकिन अब क्या है कि गैर तुर्कों को भी इन पदों पर आसीन किया गया। जितने भी प्रांतीय सूबेदार थे उन सभी को बदल दिया, और इसके अलावा विकेंद्रीकरण कर दिया इसने सत्ता का पूरी तरह से। मतलब कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी ना, कि गवर्नर के पास सारी शक्ति है, जैसे राजा के पास सारी शक्ति है, तो निरंकुश हो जाते थे। उसने क्या किया कि सारी शक्तियां ना डिवाइड कर दी कि आप ये काम करोगे, आप ये, आप ये, आप ये, और आप सभी स्वतंत्र हो, अलग अलग रूप से, किसी एक के साथ बंधे नहीं हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सेना सामने वाले पे आक्रमण करे, तो मेरा सेनापति ही पूरी तरह से स्वतंत्र है, अब उसकी मर्जी चले कि वो करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह से उसने ऐसा कर दिया। इसके अलावा रज़िया ने पर्दे का भी त्याग कर दिया था। अब देखो, हिंदू धर्म में इतना पर्दा प्रथा तो नहीं प्रचलित है जितने कि इस्लाम में जो बुरखा और हिजाब प्रथा चलती है। तो उसी दौरान क्या हुआ कि रज़िया ने क्या किया, पर्दे का त्याग कर दिया। दरबार में पुरुषों के वस्त्र पहनकर आने लग पड़ी थी, और इसी हाल में ये फिर प्रजा के बीच में भी चली जाती थी, उनका दुख दर्द सुनने के लिए। आमतौर पर लोगों का कोई भाषण वगैरह चल रहा हो तो वहाँ पे पहुँच जाती थी। इसके अलावा इसने यातायात के साधनों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से व्यापार की प्रगति हुई, और राज्य भर में अनेक सड़कों का भी निर्माण करवाया इसने। सड़कों के तो दोनों तरफ छायादार वृक्ष भी इसने लगवाए थे, और शिक्षा स्थान भी इसने बहुत सारे बनवाए थे, जिसमें कई मदरसे थे और कई पुस्तकालय भी खोले गए थे। तीसरी सफलता थी इसकी रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना। अब रणथंभौर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा कि रणथंभौर के ऊपर अगर आपने कब्जा कर लिया तो पूरा का पूरा राजपुताना, यानी कि पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो आपके अधीन आ गया। इतना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण किला था ये। तो 1226 में क्या होता है कि इल्तुतमिश ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज के टाइम पीरियड में यहाँ पे अराजकता फैल गई थी और ये फिर से राजपूतों के हाथ में लग गया था। तो रज़िया सुल्तान इसको वापस पाना चाहती थी, तो उसने क्या किया, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी जो है उसके अधीन एक सेना भेजी रणथंभौर को, और उसने राजपूतों के हाथ से इसको छीन लिया फिर से, और रज़िया की यहाँ पर विजय हो जाती है। इसके बाद अब बढ़ते हैं रज़िया के पतन की तरफ। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जल्दी जल्दी ही पढ़ेंगे सारे के सारे शासकों को आज, क्योंकि ये चार शासक हैं ये सारे शॉर्ट में आते हैं, इनमें से कोई भी लॉन्ग में नहीं आता है। इनका लॉन्ग जितना मटेरियल है ही नहीं है, इसलिए इन चारों को एक साथ भी पूछ लेंगे तब भी ये लॉन्ग के योग्य नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये सारे शॉर्ट में आएंगे, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इनके ऊपर जरूरत नहीं। तो रज़िया के पतन के क्या कारण थे? देखो, दिन प्रतिदिन रज़िया की शक्ति तो बढ़ती जा रही थी, ऊपर से चहलगानी जो 40 तुर्क सरदार हैं वो अमीर इसको देख के राजी नहीं हो रहे थे, उनकी आंखों में चुभ रही थी, क्योंकि सिंहासन पर एक तो सुल्तान ने जो एकाधिकार स्थापित करवा रखा था, है ना, चहलगानियों का और तुर्कों का, तो वहाँ पर ये क्या कर रही है कि गैर तुर्कों को भी उन पदों पर आसीन कर रही है। ऊपर से ये जो चहलगानी है ये चाहते थे कि कोई सुल्तान ऐसा बने जो हमारे हाथों की कठपुतली हो। तो इस बात से भी इसके विरुद्ध जो विद्रोह है वो खड़ा होना शुरू हो गया था। तो इसके पतन का यहीं से ही बेस बनना आरंभ हो गया था। वो लोग कैसे सहन कर सकते थे एक स्त्री को हमारे ऊपर शासन कर रही है जो, तो एक स्त्री को पसंद नहीं कर रहे थे। ऊपर से रज़िया जो है वो ना पर्दा करती थी, ऊपर से घोड़ों के ऊपर घोड़ों का यूज़ करती थी, देन पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, शिकार करती थी। तो ये सारी बातें ना उनको अच्छी नहीं लग रही थी। ऊपर से जो सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स थे वो कह रहे थे कि स्त्री मर्यादा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है दरबार में। तो ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए चहलगानी जो है रज़िया से गुस्सा हो रखे थे। ऊपर से आग में घी का काम कौन कर रहा था कि रज़िया को अबिसीनिया का एक अमीर है जमालुद्दीन याकूत, तो वो उस बहुत ज़्यादा पसंद था, उससे प्रेम करती थी। तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां हैं वो और ज़्यादा जटिल हो गई। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर लाहौर के सूबेदार कबीर खान ने रज़िया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब रज़िया देखकर राजी नहीं थी, तो उसने क्या किया कि विशाल सी सेना तैयार की और लाहौर की तरफ बढ़ गई। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कबीर खान पराजित हो गया और उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। अभी रज़िया ने इस विद्रोह को कुचला ही था कि 15 दिनों के अंदर ही फिर बठिंडा के सूबेदार इख्तियारुद्दीन
अल्तूनिया जो है उसने विद्रोह कर दिया। अब रज़िया ने अल्तूनिया को हराने के लिए थोड़ी सी अपनी शक्ति में विस्तार किया। क्या किया कि अभी अभी 15 दिन पहले याकूत को इसने हराया था, तो उसको भी अपने साथ मिला लिया और रज़िया और याकूत मिलकर अल्तूनिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। दोनों के बीच में घमासान युद्ध भी हुआ, लेकिन याकूत जो है वो युद्ध में मारा जाता है और रज़िया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में रज़िया क्या करती है कि अल्तूनिया को ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करती है। बेसिकली हम कहें कि कूटनीति का इस्तेमाल करके अल्तूनिया के साथ शादी कर लेती है। जैसे मैंने रील्स में भी, सॉरी शॉर्ट्स जो होते हैं उसमें भी डाला हुआ है ना कि कैसे अल्तूनिया को रज़िया जो है वो मैनिपुलेट कर रही है कि मेरे से शादी कर लो और मुझे जो जेल में डाला हुआ है मुझे बख्श दो अब जेल से। तो यहाँ पर इसकी शादी हो रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में क्या हो रहा था, तो जो चहलगानी है उन्होंने बहराम शाह, रज़िया का जो छोटा भाई है, उसको सुल्तान घोषित कर दिया। अब रज़िया चाहती थी अपने सिंहासन को फिर से पाना, तो अल्तूनिया के साथ मिलकर उसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार इसे सफलता नहीं मिली और जंगल की तरफ फिर भागना पड़ा। एक रात को जब ये लोग सो रहे थे तो कुछ डाकू आए, इनको लूटा और इनका कत्ल कर दिया। तो इस तरह से 1240 में रज़िया के शासन का अंत हो जाता है। तो ये था रज़िया का शासन और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। बाकी इसका मूल्यांकन आ जाए तो अब तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी कि इतिहास में पहली मुस्लिम शासिका थी। उसके शासन बहुत ही छोटा था, लगभग 3.5 वर्ष का। उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी देखो, उसने अराजकता वगैरह खत्म कर दी थी। तुर्क अमीर जो एक अधिकार स्थापित था उनके ऊपर की यही सत्ता में बैठ सकते हैं, तो इसने क्या किया, गैर तुर्कों को भी मौका दिया और इसी के साथ प्रजा में काफ़ी ज़्यादा न्याय वगैरह करती थी ये। तो बहुत सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखने की, रज़िया के सफलताओं में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, तीसरा, रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना। तो अधिकार तो इसका हो गया था, लेकिन किस तरह से होता है ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है कि रणथंभौर के ऊपर इसने आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति कुतुबुद्दीन हसन को भेजा था। उसने क्या किया था, रणथंभौर को जीत तो नहीं पाया था, लेकिन उसने जो पूरा का पूरा किला है ना उसको नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद उसको प्राप्त किया था। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं मम्मी को बोलूँ कि मुझे कार्टून देखना है, मम्मी सीरियल देख रही है, तो मम्मी मुझे टीवी नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँगा, टीवी तोड़ दिया, लो अब मम्मी ने बोला कि ले पकड़ ले अब तू ही टीवी, तो टूटे हुए टीवी का मैं क्या करूँगा। तो उसी तरह से कि किला ही जब ध्वस्त हो गया तो उस किले का क्या ही किया जा सकता है जो रज़िया के हाथ में लगा था, क्योंकि उसके सेनापति ने ही उसको नष्ट कर दिया। तो रणथंभौर को एक्चुअल में जीता नहीं गया था, लेकिन आप कह सकते हो कि टूटी फूटी सी हालत में जो उसके हाथ लगा था। तो दोनों बातें आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी अच्छे से। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि रज़िया के काल में ही एक नूरुद्दीन नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, किरमात और अहमदिया, ये जो संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, किरमात और अहमदिया, तो इनको क्या किया, इनके लोगों को भड़काने का प्रयास किया था ताकि इसके शासनकाल में विद्रोह उत्पन्न हो जाए। और रज़िया ने जो अबिसिनिया याकूत जिसको ये प्यार करती थी उसको कौन सा पद दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग आप कॉम्पिटेटिव में जाते हो तब तो पूछा ही जाएगा, अमीर आखूर का पद दिया गया था। इसके अलावा जब रज़िया अल्तूनिया के साथ शादी में व्यस्त थी तो बहराम शाह को किसने शासक बनाया था, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है, इख्तियारुद्दीन एत्तिगीन ने रज़िया के भाई बहराम शाह को शासक बनाया था। और रज़िया ने आखिरी लड़ाई कौन सी लड़ी थी, यानी कि अपने भाई बहराम शाह के विरुद्ध ही अल्तूनिया के साथ मिलके, तो कैथल की लड़ाई थी वो, जो बहराम शाह से पराजित हो गई थी। ठीक है, तो कैथल की लड़ाई कहा जाता है उसे। अगला सुल्तान बनता है मोइनुद्दीन बहराम शाह, जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात की रज़िया के समय में। तो 1240 में ये शासक बनता है और 40 तुर्क सरदारों का जो दल है उसकी शक्ति इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कठपुतली शासक ही था एक तरह से देखा जाए तो। इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था ये, तो 40 चहलगानियों की शक्ति में तो वृद्धि हो ही रही थी। उसके अलावा उन्हीं चहलगानियों में से एक जो इख्तियारुद्दीन एत्तिगीन है जिसने इसको शासक बनाया था, उसके पद में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। अब उसको नायब ममलकत एक उपाधि बन गई थी, जिसे नायब सुल्तान कह सकते हैं, मतलब सुल्तान के बाद अगर कोई आता है तो नायब सुल्तान आता है ना, तो नायब सुल्तान बना दिया था। धीरे धीरे उसकी शक्तियों में वृद्धि होने लग पड़ी और सुल्तान ने फिर क्या किया, ये उससे देखा नहीं गया, दिन प्रतिदिन जो मेरी सारी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी एत्तिगीन के हाथों में चली गई। तो इसने क्या किया, एत्तिगीन का एक षड्यंत्र द्वारा कत्ल करवा दिया, हत्या करवा दी। तो उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि बदरुद्दीन सुनकर एक व्यक्ति था जो अमीर हाजिब की पद पर नियुक्त था, तो अब उसकी शक्तियाँ बढ़ने लग पड़ी। तो सुल्तान ने फिर उसकी शक्तियों को रोकने के लिए भी, क्योंकि वो ना सुल्तान बनने का सपना भी देख रहा था, तो उसकी शक्तियों को रोकने के लिए बहराम ने क्या किया, उसको भी फांसी दे दी और उसके जो सहयोगी थे उन्हें मृत्युदंड दे दिया और कईयों को उनके पदों से हटाकर कारावास में डाल दिया। तो ये सारी कार्रवाई देखकर जो बाकी के चहलगानी थे 40 सरदारों में से, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए कि अरे ये तो कठपुतली शासक होना चाहिए था, ये हमारे हाथों से बाहर कैसे जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मई 1242 में 1242 में इन्होंने सुल्तान के कत्ल का षड्यंत्र रचा और उसे मार दिया। तो इस तरह से 2 सालों के अंदर ही बहराम शाह का भी अंत हो जाता है। थोड़ी सी और बातें याद रख लो, जैसे कि इनके शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण तेग बहादुर के नेतृत्व में हुआ था, और ये जो नायब ममलिकात पद था ना, जो मैंने आपको बताया कि नायब सुल्तान है, तो ये भी इसी के टाइम पीरियड में ही शुरू हुआ था। और बहराम की मृत्यु के बाद क्या होता है कि एक महत्वाकांक्षी सरदार था
किशलू खां। तो किशलू खां ने क्या किया, दिल्ली में प्रवेश किया और स्वयं को सुल्तान घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन तुर्क अमीर जो थे उन्होंने इसकी बिल्कुल भी नहीं चलने दी। और बहराम के बाद तुर्क सरदारों ने अलाउद्दीन मसूद शाह जो है उसको शासक नियुक्त कर दिया, जो 1242 से लेकर 46 तक शासन करता है। तो अब थोड़ा सा अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में भी जान लेते हैं। तो बहराम शाह की मृत्यु के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि 1242 में चहलगानियों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया, इस उद्देश्य से कि ये भी कठपुतली सुल्तान बना रहेगा और हमारी बातें मानेगा। कौन था ये? इल्तुतमिश का पोता था ये, रुकनुद्दीन फिरोज, जिसको रजिया ने हराया था ना, बस उसका बेटा था ये। प्रशासनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता था, सारा दिन बस विलासी जीवन जीने में ही व्यतीत कर देता था ये। और इसके शासनकाल में जो तुर्क सरदार थे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी शक्ति और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने लग पड़ी थी और जितने भी उच्च उच्च पदवियाँ थी ना, उन सभी पे उन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया था। इन्हीं 40 चहलगानियों में से एक था बलबन। बलबन वो था जो सदस्य जिसकी सबसे ज़्यादा शक्ति बढ़ रही थी इन दिनों, ठीक है, दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति दुगनी होती जा रही थी। तो वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि सुल्तान जो मसूद शाह है वो क्या करेगा, इसकी बढ़ती हुई शक्ति को तो ज़रूर रोकेगा। तो उसने क्या किया, सुल्तान के प्रति एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। सुल्तान मतलब मसूद शाह जो है, उसके जो चाचा थे नसीरुद्दीन महमूद, तो नसीरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसके द्वारा इन्होंने उसको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया और कुछ दिनों बाद उसका मर्डर कर दिया, हत्या कर दी उसकी। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, जो चहलगानियों की शक्ति तीव्र गति से बढ़ रही थी, अब उस पर रोक लग गई, उनकी जो शक्ति थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई। तो स्वाभाविक रूप ही था ये तो कि अब कोई और शासक आ गया है तो उनकी शक्तियों में रोक तो लगेगी। तो अब अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। तो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 46 तक ही शासन कर पाता है और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 से लेकर 66 तक, अगले 20 वर्षों तक शासन करता है। क्या था इसका भी ये जान लेते हैं। ये भी इल्तुतमिश का पोता था और नसीरुद्दीन का बेटा था। इसने 1246 तक शासन किया था और ये साधारण और पवित्र ज़िंदगी जीने में विश्वास रखता था। ये स्वयं अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखता था और लिख कर फिर उसे बेचता भी था आगे, ताकि इसकी आय का जो साधन है वो बना रहे। मतलब खुद से कमाने में विश्वास रखता था ये, और उसका जो सादगी भरा जीवन है ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। इसकी सादगी भरी जीवन का आप अनुमान इस बात से लगा सकते हो कि इसकी पत्नी को खुद से खाना बनाना पड़ता था। इतने राजमहल में दासियाँ हैं फिर भी उनसे नहीं बनवाते थे, इसकी अपनी पत्नी से ही बनवाता था। ये हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था, जिसकी वजह से राजनीतिक कार्यों में कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने 20 वर्षों तक शासन किया था, तो इसके 20 वर्ष के जो लंबे शासनकाल के दौरान बलबन के पास इसके जितनी भी सारी भागदौड़ होती है वो सारी की सारी बलबन के पास चले जाती है। वजीर के पद पर नियुक्त किया होता है क्योंकि इसको, और खुद ये धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है, प्रशासनिक में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसका जो वजीर बलबन जो है, सारी शक्तियां उसी के हाथ में थी। अब बलबन की शक्ति देखो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बढ़ रही थी और नसीरुद्दीन महमूद के समय में तो ये वजीर भी बन गया और इसकी शक्ति और ज़्यादा दुगनी चौगनी हो गई। तो ये सारी बातें देखकर जो अन्य चहलगानी थे ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, सुल्तान के कान भर दिए कि इसको हटा दो। तो सुल्तान ने क्या किया, इनका कहना मान लिया और 1253 में 1253 में बलबन को उसके पद से हटा दिया और अब अपना नया वजीर इमामुद्दीन रेहान को नियुक्त कर दिया। जैसे ही इसने पद संभाला वैसे ही साम्राज्य की जो स्थिति थी वो तीव्रता से बिगड़ने लग पड़ी। तो साम्राज्य में इन बिगड़ते हालातों को देखकर सुल्तान ने फिर से बलबन को 1 साल के बाद ही वापस वजीर बना दिया। बलबन ने फिर से वजीर बनने के बाद दिल्ली सल्तनत को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे। तो प्रशासनिक योगदान इसके काफ़ी सारे हैं। इसके बाद 1266 में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो अब अगला सुल्तान कौन बनेगा और किसके द्वारा बनाया जाएगा, सवाल उठता है ये, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।